नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शंस का दौर जो है वो शुरू होने वाला है। उसकी हलचल जो है वो भी आपको अब सुनाई दे रही होगी और कुछ ही महीनों में यहाँ पर इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएंगे। जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन की फ़ाइनल रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने जो आने वाले इलेक्शंस की तैयारियां हैं उस पर ज़्यादा जोर देंगी। तो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट विजय बकाया जी। बकाया साहब, आपको क्या लगता है इस समय जिस तरीके का माहौल है जम्मू कश्मीर में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ तैयारियां कर रही हैं आने वाले दिनों की और अभी से वो जो है अपने पैर पसारना चाहती हैं ताकि आने वाले दिनों में इलेक्शंस पे जो है फोकस किया जा सके? देखिए, संकेत तो ये मिलते रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जब आ जाएगी तो इलेक्शन होंगे। और जब से ये गवर्नर रूल यहाँ लगा है, हर सियासी जमात और अपनी पार्टी भी ख़ास तौर से ये कह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए, एक सियासी निज़ाम वापस लौटना चाहिए और नुमाइंदा सरकार बननी चाहिए। तो अब अभी कुछ दिन पहले होम मिनिस्टर साहब ने भी ये संकेत दिया है कि शायद अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन कर दें। तो ये सब जानते हुए अब सरगर्मियां तो शुरू हो ही गई हैं और हम समझते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी और उसके बाद इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसलिए अभी से तैयारी करना ये रीज़नेबल है जी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट जो सामने आया और उसके बाद एतराज़ कहीं ना कहीं जो था अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में था, आपकी पार्टी ने भी इसको रिजेक्ट किया था और उसके बाद बीजेपी के कुछ नेता थे जिनकी अलग अलग सीट्स जो थी वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम बनी थी, मगर जो उसके बाद एक और नया ड्राफ्ट जिस तरीके से बताया जाता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को दोबारा से अनरिजर्व्ड किया, किसी को रिज़र्व किया, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया? देखिए, हम तो अपनी पार्टी तो ये कहती आई है कि डिलिमिटेशन का मकसद बुनियादी जो है लोगों को वोट डालने की सहूलियत को मुहैया करना होता है और उनको उस हिसाब से एम्पावर करने का मकसद होता है। लेकिन जिस तरह से ये डिलिमिटेशन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ रीडिफाइन की गई हैं, ऐसा नहीं लगता कि लोगों की सहूलियत को बढ़ाया गया है। कईयों को अपने पोलिंग एरिया से दूर रखा गया है, कईयों को नज़दीक रखा गया है। तो इस हिसाब से हमने ये बतलाया है कि कहाँ पे ज़्यादती हुई है और जो 5 MPs हैं हमारे, उनको इन्होंने अपना डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट भी दिया है, उन्होंने एतराज़ भी किए हैं, हमने भी एतराज़ उठाए हैं। तो लगता है कि उन पे गौर किया है। कुछ सुनने में आया है कि 2-3 जो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी हैं उन पे फिर से गौर करेंगे। लेकिन अब ये तो बड़े मुद्दे हैं इसमें कि हमारे जब देश में 2026 को होना था डिलिमिटेशन, तो जम्मू कश्मीर में 2020 में ही क्यों किया गया। लेकिन अब ये है कि हो चुका है शुरू, तो अब तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जितना हो सके सहूलियत दें लोगों को वोट डालने की। जहां बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और लोगों के लिए मुश्किल है, वहां छोटी कर दें जैसा किया है और चलाएं ताकि इलेक्शन साफ़ सुथरा हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। तो सर, आपने भी ये प्रक्रियाएं जो होंगी अपने समय में देखी होंगी, किस तरीके से डिलिमिटेशंस होती हैं, क्या क्या उसके पॉइंट्स होते हैं, किस तरीके से उसको करना चाहिए, सेंसेक्स के बेसिस पे करना चाहिए, एरिया के बेसिस पे करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का अभी तक आपने सेंसेक्स देखे होंगे, जो डिलिमिटेशंस देखी होंगी, इस वाली डिलिमिटेशंस को लेकर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको बॉयकॉट किया, ऐसी चीज़ें आपको क्या लगता है कि क्या इसमें अलग क्या था? देखिए, पैरामीटर्स तो बंधे होते हैं कि साथ पॉपुलेशन देखी जाती है, पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन में एरिया देखा जाता है और एक ब्रॉडली एक कोशिश ये होती है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आमतौर पे जितना हो सके बराबर की आबादी हो।
ये ना हो कि बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम आबादी और छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा आबादी, तो उस तरह को रैशनलाइज करने का मकसद होता है। और हर साल एतराज़ात आते हैं, पब्लिक डोमेन में आते हैं, तो इस बार भी ऐसा किया। लेकिन जो पिछला डिलिमिटेशन हुआ था उसमें क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था और लोगों की आवाज़ जो है वो इतना उभार के आगे नहीं आती थी, ना उसका फैलाव इतना होता था, इसलिए आज लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा कुछ अनहोनी सी हुई है। ऐसा तो नहीं हुआ है, ये एक प्रक्रिया है कि वो डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, उसके कुछ सदस्य होते हैं, उसमें चेयरमैन होता है, वो अपनी राय बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स जो उनको ऑफिसर देते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी देती है। तो इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी होती है उसका होता है। देखिए, मैं तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ज़ाहिरी देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक चीफ जस्टिस, एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट इसके चेयरमैन हैं और इसके सदस्य भी हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं। उनसे उम्मीद नहीं की जाती कि वो इन्फ्लुएंस होंगे। और लेकिन यहाँ पे शक पैदा हुआ है कि जिस तरह से कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को डिवाइड किया गया है और कहीं ऐड किया गया है, वो शक पैदा हुआ है कि शायद एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा देने की बात हुई है। तो बगैर साहब, मैं आपसे अब बात तो की जा रही है, कई लीडर्स जो हैं अभी भी जो हैं वो अरेस्ट हैं, किसी पे संगीन धाराएं लगी हुई, जैसे वहीद परा की बात करें या इंजीनियर रशीद की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि वो लीगल प्रोसेस का थ्रू है, या जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती बात करती हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बात करते हैं और कहा जाता है कि डेमोक्रेसी यहाँ पर जिस तरीके से होनी चाहिए वैसा नहीं है, तो कैसे आप उसको देखते हैं? ये देखिए, ये तो कानून अपना काम करेगा। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है और उसका संज्ञान लिया गया है, तो जो कानून की प्रक्रिया है वो तो शुरू होगी। और अपनी बात रखने के लिए हर एक को अपनी इजाज़त है डेमोक्रेसी में, वो अपने अदालतों में अपनी बात रखते हैं, अपने को बेगुनाह साबित करने की कोशिश तो करते हैं, ये तो होता है। तो इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो हैं उसमें जो भी एंटाइटल्ड है इलेक्शन में शरीक होने का, पार्ट लेने का, उसको पूरी छूट होनी चाहिए। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर किसी के कोर्ट में कोई केस है उसको ख़त्म करके उसको इलेक्शन में कदम डालने दीजिए, वो तो कोर्ट की। लेकिन मैं नहीं समझता ज़ाती तौर कि इस वक्त तो खैर यूनियन टेरिटरी में डेमोक्रेसी है नहीं, इस वक्त तो ब्यूरोक्रेसी का रूल है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आप खुद एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपने अपना बहुत लंबा समय दिया है सरकार में, तो आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो इल्ज़ाम लगते हैं, जिस तरीके के अभी आप खुद भी बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी का रूल है, लोगों की सुनवाई नहीं होती, तो मुझे लगता है कि अगर उसमें ज़्यादा सुनवाई होनी चाहिए। एक ब्यूरोक्रेट के पास सारे वो होते हैं, उसके पास सारे एहतियात होते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, काम करवा सकता है, तो क्या वजूहत है कि ब्यूरोक्रेसी में लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं? ब्यूरोक्रेट को तो किसी के वोट लेने नहीं है, ब्यूरोक्रेट एक नुमाइंदा नहीं होता है आवाम का। ब्यूरोक्रेट एक कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए और एक सियासी सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कानूनी तौर रास्ता बतलाने के लिए होता है। तो अब इसमें अब ब्यूरोक्रेट के लिए मजबूरी है लोगों से मिलना या नहीं है, ये डिपेंड करता है उसकी अपनी मानसिकता पे, अपने एटीट्यूड पे। अगर वो उसका एटीट्यूड लोगों से न मिलने का है, वो समझता है कि फाइलों पे, ऑफिशियल चिट्ठियों में जो उसको पता लगता है उसी के ऊपर फैसला करना है, वो एक मानसिकता है। दूसरा, अगर कोई ब्यूरोक्रेट पीपल फ्रेंडली है, वो समझता है कि मुझे फैसला लेने से पहले लोगों से डायरेक्टली मिलना भी चाहिए, चाहे मुझे वोट लेने हो या नहीं लेने, वो दूसरे किस्म की मानसिकता है। तो बेहतर आज की बदलती स्थिति में वही ब्यूरोक्रेट है जो कि लोगों के साथ राब्ता रखता है और जो उसके पास लिख के आता है उसको कोरॉबरेट करने के लिए लोगों से भी सुनता है। तो आज वो है कि लोगों से की सुनवाई नहीं होती। यहाँ आपके जम्मू कश्मीर के अवाम में एक आदत सी बनी है कि वो सरकार के बहुत नज़दीक आना चाहते हैं।
ब्यूरोक्रेट्स के, मिनिस्टरों के पास तो आते ही रहते हैं क्योंकि उनके वोटर होते हैं। लेकिन जहाँ पे कश्मीर में ख़ास तौर से जम्मू में सेक्रेटेरिएट में भी लोगों को छूट होती है 1-2 घंटे आने की, वहाँ पे वो मिलते हैं, अपनी फ़ाइलों को आगे बढ़ाते हैं, तो उससे एक इत्मीनान सा होता है कि हमारी कोई सुनवाई हो रही है। लेकिन इस निज़ाम में वैसा नहीं हो रहा। सेक्रेटेरिएट में कोई जाने की इजाज़त नहीं है, अपनी फ़ाइल कहाँ पहुँची उसके बारे में जानकारी हासिल करने की इजाज़त नहीं है, और ब्यूरोक्रेट अपना काम इम्पर्सनली कर रहा है, जो कि ठीक है, उसका काम है। लेकिन आज के निज़ाम में जहाँ पे सियासी जमायतें हुकूमत में नहीं हैं, हुकूमत में है, इनका फ़र्ज़ बनता है कि they should work as a substitute for the political executive, and reach out to the people and provide them relief by meeting them openly. तो बकाया साहब, मैं जानना चाहूँगा, आप कश्मीर पंडित कम्युनिटी को भी बिलोंग करते हैं और बड़ी देर से आप इस बात पे भी जोर रखते हैं कि कश्मीरी पंडितों को दोबारा से रिहेबिलिटेट करना चाहिए। तो क्या लगता है कि इस इलेक्शंस में कश्मीरी पंडितों का मसला दोबारा से उठेगा? हकीकत पसंद होना पड़ेगा। ये एक एक्सोडस एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, और उससे जो वहाँ कश्मीर का वो जो फैब्रिक था हार्मनी का, सेक्युलर, वो धर्म भरम हो गया। और जो वहाँ से भगाए गए, गोली के ज़ोर पे भगाए गए कश्मीरी पंडित, उनके दिल टूट गए, उनके बहुत ज़ख्मी हो गए, उनकी मानसिकता। तो अब वो 31 साल में उन्होंने अपने को संभाला है, उनके बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले गए और कुछ पैकेज में कश्मीर वापस गए हैं। तो उनके लिए वापस लौट के बस जाना उतनी बड़ी कशिश नहीं है जितनी कि 90 में थी, जब होमलैंड की बात उभरी थी। उस वक्त एक अंधेरा था, उखड़ के आए थे, कहीं जाने का पता नहीं कहाँ रहेंगे। उस वक्त होमलैंड का नारा लगा और उन्होंने कहा हाँ, उम्मीद तो है, हमको अगर जाना है तो अपने होमलैंड में जाएंगे जहां हमसे बसेंगे और एक ही जगह बसेंगे। अब आजकल जो है विचारधाराएं 2-3 हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम एक ही जगह बसेंगे जहां हमें सिक्योरिटी भी हो, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी भी बनी रहे, और कुछ लोग कहते हैं चलिए हम क्लस्टर्स में भी, अगर वादी में 5 जगती टाइप क्लस्टर्स में बसा दिए, लेकिन जहां से हम उखाड़े गए, जहाँ से हम अप्रूव करे गए, गांव, कस्बा, शहर, वहाँ वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक तो हमने अपनी ज़मीन जायदाद बेच दी, और एक हम जाएंगे किन के बीच में, जिनके बीच में हम रहते थे और जिनसे हमारा भाईचारा था, वो तो अब रहे नहीं। अब तो एक नई पीढ़ी आई है जिनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं, राब्ता नहीं, और हमें कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए कि हमारे साथ दोबारा ऐसा नहीं होगा। और जब बीच बीच में झटके लगते हैं, जैसे बिंद्रू साहब की हत्या का, तब तो ये अगर मन भी बना लिया होता है तो फिर थोड़ा सा उस पर विचार करना पड़ता है। लेकिन बीजेपी या कोई भी सरकार तभी कुछ कर सकती है जबकि एक रोड मैप बनाया जाए कि आप बताइए किस तरह से, किन हालात में वापस जाना चाहेंगे। एक तो इस वक्त नारा है कि हम जाएंगे ज़रूर, अपनी शर्तों पे जाएंगे, अपने चुने हुए वक्त पे जाएंगे। लेकिन अब बीजेपी ने 6000 क्वार्टर्स पे काम शुरू किया है, और वो कहते हैं कि ये जो एम्प्लॉइज़ हैं 6000 जो जाएंगे वहाँ, 3-3.5 तो गए हुए, उनके लिए बने हैं, और ये एक बार बस जाएंगे वहाँ तो इनके हालात सुधर जाएंगे। लेकिन पूरी कम्युनिटी जो है, जो कि इधर उधर बिखर गई है, उसका वापस जाना, किस तरह से वापस जाना है, उसके लिए एक रोड मैप बनना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि फ़िलहाल हमें ये मान के चलना है कि जो ये 3-4 हज़ार बच्चे पैकेज में गए हैं और जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं कश्मीर में, वहाँ के माहौल में समा गए हैं, वही हमारी आगे की जनरेशन है जो वहाँ पे प्रोलिफरेट होगी, मल्टीप्लाई हो। तो उनकी सुविधाओं को यकीनी बनाना, उनके रहन सहन को ठीक करना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकार की। और जो लॉन्ग टर्म रीसेटलमेंट, उसके लिए एक रोड मैप बनाना चाहिए। उसके लिए कश्मीरी पंडित नुमाइंदों के साथ बैठ के बातचीत करना ज़रूरी है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन सर, जब आप लोगों में ये शंका होती थी कि ये बीजेपी के साथ अलाइंड है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी की बी टीम है। देखिए, बीजेपी की बी टीम हम पे इल्ज़ाम लगा तो लगा क्यों? हमने एक सन्नाटे में आके अपनी आवाज़ उभारने की बात करी कि हम आवाम की नुमाइंदगी करेंगे, आवाम की जज्बात की नुमाइंदगी करेंगे, और उस वक़्त तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल निज़ाम था नहीं, गवर्नर रूल था।
तो हमें अगर अपनी बात कहनी थी तो दिल्ली की सरकार से ही कहनी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ राब्ता तो एस्टैब्लिश करना था। उस वक्त तो सारा पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम तो बैठा हुआ था। तो हम लोग मोदी जी से मिलने गए, अमित शाह जी से मिलने गए, उनको हमने बताया कि हम कश्मीर के हालात सुधारना चाहते हैं, जो कि आपने 5 अगस्त 2019 को झटका दिया है, एक आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, उसमें से कश्मीरी को निकालना चाहते हैं, जम्मू वाले को निकालना चाहते हैं। तो हम आए हैं कि हमको आप प्रोत्साहन दीजिए, हम नेशनलिस्ट फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने के लिए आए हैं। तो हमने उनसे कुछ मांगा तो नहीं, हमने तो यही कहा कि हम आए हैं और हम इस वक्त हैं जो लोगों की आवाज़ बन के उभरे हैं। तो अब ये आप कहते हैं कि बयान के बदल गए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमारी बात या लोगों की बात नहीं सुन रही है, उनको सुनना चाहिए। और हम ऐसी तो उम्मीद थी नहीं, और हमने तो पहले भी कहा था बीजेपी सरकार से कि आप इलेक्शन करवाइए। हम बार बार कह रहे हैं इलेक्शन करवाइए, और हम ये भी कह रहे हैं इलेक्शन से पहले स्टेट दे दीजिए, यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन मत करिए। तो हमने अपनी बात बदली नहीं है, लेकिन अब सिर्फ हमारी, क्योंकि लोगों में अब बात ज़्यादा पहुंचने लगी है, तो हमारी शिद्दत से बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त के साथ। जम्मू अपनी पार्टी के जनरल बकाया, और इनसे हम बात कर रहे थे इलेक्शंस पर आने वाले दिनों में किस तरीके यहाँ पर इनकी तैयारियां चल रही हैं, डीलिमिटेशन के हवाले से इनका क्या कहना है, और कश्मीरी पंडित जो हैं, जो माइग्रेंट यहाँ पर हुए हैं, उनका अब किस तरीके से जो है रिहैबिलिटेशन किया जाएगा, उस पर सारी बात हुई।